मेरी बीवी दहेज में एक 50 साल का बुढ़ा लाई और मुझे कहा कि हमारा खानदानी नौकर है, ये मेरे साथ रहेगा। मैंने बीवी से कुछ नहीं कहा क्योंकि नौकर बहुत बुढ़ा था। मुझे उससे क्या डर। मैं काम के लिए घर से निकलता तो एक फकीरनी दरवाजे के बाहर बैठी होती और कहती, साहब आज के दिन घर में छुप जाओ, रात सामने आ जाएगा। एक दिन मैं घर में छुप गया। जो मंजर मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश था। मैंने इस दिन के लिए जाने कितने अरमान इंतजार किया था। आज मेरी माँ होती तो वह भी बहुत खुश होती। मेरी माँ को मेरे सर पर सहरा सजाने का बहुत शौक था, लेकिन अफसोस में बहुत जल्दी इस हसरत को लिए इस दुनिया से चली गई, वरना आज अपनी बहू को मेरे पास देखकर सबसे ज्यादा वही खुश होती। यही सब सोचता हुआ मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वही अटक कर रह गया। मेरी बीवी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे देखकर उसने फोन बंद कर दिया और मुझे कहने लगी, मेरे पापा का फोन था, जरा मेरे साथ बाहर चलो, मेरे दहेज का सामान आया है। मैं हैरान हुआ। इस वक्त उससे ज्यादा वह हैरानी की बात ये थी कि मेरी बीवी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनके यहाँ दहेज वगैरह को बहुत बड़ा समझा जाता है, इसलिए वह दहेज नहीं लाएगी। मैंने भी कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं, मेरे घर में हर चीज मौजूद है। तो फिर उस वक्त उसके घर से दहेज का सामान आना मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल मैं उसके साथ घर के बाहर दरवाजे पर गया तो वहाँ एक बुढ़ा शख्स हाथ में कार्टन पकड़े खड़ा था। मैंने उसे देखकर पूछा कि हाँ भाई, कौन हो तुम? जबकि मेरी बीवी उसको देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे कहने लगी कि हमारे खानदानी नौकर है, उनका नाम बाबा गफूर है, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे पापा ने उनको ही मेरे दहेज के तौर पर भेजा है। ये सब सुनकर मुझे अजीब लगा कि भला एक नौकर को दहेज के तौर पर कौन भेजता है, मगर अपनी बीवी की खुशी के ख्याल से मैं चुप रहा और कुछ भी ना कहा। मेरी बीवी भी खुशी खुशी उस नौकर को साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई तो मुझे भी उनके पीछे जाना पड़ा। उसने मुझसे कहा कि बाबा के लिए घर का ही एक कमरा ढूंढ दो। मैं नहीं चाहती कि वह बाकी नौकरों के साथ रहे। एक नौकर के लिए इतनी फिक्र मैं कुछ चाह कर भी ना कह पाया। ये शादी मेरी पसंद की थी और मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था, इसलिए उसकी हर गलत और सही बात को मानना मैं अपना फर्ज समझता था। मैंने उस नौकर के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया। तब जाकर मेरी बीवी अपने कमरे में वापस आई। अगले दिन सुबह ही सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। मैं हैरान होता हुआ बाहर आया तो वह उसी नौकर के साथ किचन में खड़ी हुई नाश्ता बना रही थी। मेरी बहन भी घर में ही मौजूद थी। मुझे कहने लगी, भाई अपनी बीवी को मना करो कि वह नौकरों से ज्यादा मिलजुल कर ना रहे। मैंने उसे समझाया कि वह तो एक बूढ़ा शख्स है, मुझे उससे क्या डर, वह तो मेरी बीवी के बाप की जगह है, लिहाजा मेरी बीवी पर शक मत करो। शादी के चंद दिन की छुट्टियां कैसे गुजर गई कुछ पता ही नहीं चला। बहन भी वापस चली गई। इतने दिन में दफ्तर नहीं गया था तो बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए अब मुझे वापस जाना था। यूँ तो मेरा अपना बिजनेस था, मगर फिर भी ना मैं खुद छुट्टियां करता था और ना ही अपने दफ्तर में काम करने वालों को छुट्टियां करने की इजाज़त देता था। उस दिन जैसे ही घर में से काम के लिए निकला तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप गफूर बाबा को अपने साथ ले जाएं कि ये दफ्तर में आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। अपनी बीवी की इतनी फिक्र पर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। वह शख्स बहुत बूढ़ा था और मेरा ख्याल रखने की बजाय उन्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत थी। वहाँ जाकर क्या करते, इसलिए मैंने अपनी बीवी को इस बात को मना कर दिया और ये कहा कि फ़िलहाल तुम इन्हें अपनी खिदमत के लिए ही घर में रखो, जब मुझे किसी काम की ज़रूरत होगी तो मैं कह दूँगा। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। शादी को 2 महीने गुजर गए थे और मेरी बीवी बहुत ख्याल रखने वाली थी। उसका वह बुढ़ा नौकर भी अपने काम से काम रखने वाला इंसान था और अब तक मैंने उसे अच्छा ही पाया था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एक फकीरनी मुझसे टकरा गई और उसे 1-2 बार मैंने अपने घर के आसपास देखा था और वह मुझे देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। मैंने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी रात मेरे घर में चोरी हो गई। काफ़ी सारा कीमती सामान और वह सारी पेंटिंग जो मैं दूसरे मुल्क से लेकर आया था वह सब चोरी हो गई। मेरा ध्यान फौरन उस वक्त उस फकीरनी पर गया जिसे मैंने अपने घर के आसपास देखा था। मैंने पुलिस को उसके बारे में बताया। पुलिस ने उसको पकड़ा और उसकी जगह पर छापा मारा तो उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक उस फकीर औरत ने चोरी नहीं की थी, मगर मेरा पूरा शक उसी पर था। उस दिन के बाद से तो वह खुद जानबूझकर मेरे सामने आ जाती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलता तो मैं देखता कि वे मेरे घर के बिल्कुल सामने बैठी हुई है। वह मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरती थी। शायद उसे बहुत गुस्सा था मुझ पर, लेकिन मैं मुंह से कुछ नहीं कहती थी। कुछ ही अरसे बाद मेरे घर में दूसरी बड़ी अजीब बात हुई। मैं सोया हुआ था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि घर में कोई है। मैंने अपनी बीवी को जगा कर उसे बताया
तो वह खौफ के मारे चीखने लगी। मैं चोर को पकड़ने के लिए फौरन कमरे से बाहर निकला, मगर तब तक वह अपना काम कर चुका था। मुझे दूसरी बार भी लाखों का झटका लगा था। इस बार भी मेरा पूरा शक फकीरनी पर था, क्योंकि वह 2-3 दिन से मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने इस बार पुलिस को शामिल करने की कोशिश नहीं की और ये सोचा कि मैं खुद उस फकीरनी के खिलाफ सबूत ढूंढूंगा और ये साबित करूंगा कि मेरे घर पर चोरी करने वाली वही औरत है। और फिर एक दिन मैं लोगों से उसके बारे में पूछते पूछते उसकी बस्ती में पहुंच गया। उसके पास पहुंचने से पहले ही मैंने एक मंजर देखा, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी वहां उस औरत के साथ खड़ी बातें कर रही थी। मैं दंग रह गया कि मेरी बीवी यहाँ क्या कर रही है। फिर मैंने देखा कि मेरी बीवी ने उसे कुछ पैसे दिए हैं। ये मंजर देखकर मैं उलझ कर रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी उस फकीरनी औरत के साथ क्या कर रही है, उससे उसका क्या काम है और उसने उसे पैसे क्यों दिए हैं। मैं दूसरी तरफ से छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। मेरी बीवी उसे कह रही थी कि इन पैसों से अपने बेटे का इलाज कराने लगी। मेरी बीवी उसे कह रही थी कि इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा लेना। वह फकीरनी पैसे लेकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी और मेरी बीवी वापस चली गई। मुझे उसने कुछ नहीं बताया था कि वह यहाँ आने का इरादा रखती है। उसकी ये हरकत मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे यहाँ छुप कर आने की क्या ज़रूरत थी। मुझे अपनी बीवी से अपनी पहली मुलाकात की याद आने लगी। हमारी उस मुलाकात की वजह भी एक फ़कीर ही था। मैं जब भी सिग्नल पर गाड़ी रोकता था तो मैं देखता था कि एक लड़की रोज़ाना एक फ़कीर की मदद क्या करती है और अपने पर्स में मौजूद सारे पैसे उस फ़कीर को दे देती है। मुझे लड़की अच्छी लगने लगी और फिर एक दिन मैंने उससे बात की और ये जाना कि वह वाकई एक अच्छे इंसान है। धीरे धीरे अनम से मेरी बातचीत और मुलाकातें होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर आखिरकार शादी का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मेरी बीवी फकीरों की मदद करती है, इसलिए वह इस बस्ती में भी फकीरों की मदद करने ही आई होगी और सब फकीरों की तरह उस फकीर औरत को भी पैसे दिए होंगे। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं घर वापस आ गया। अनम से बातों ही बातों में पूछा, आज तुम कहाँ गई थी? तो कहने लगी, मैं फकीरों की बस्ती में उनकी मदद करने गई थी। अनम के इस जवाब से मैं बेफिक्र हो गया। दूसरे दिन जैसे ही मैं घर से गाड़ी लेकर निकला तो वह फकीर भागकर मेरे पास आई और कहने लगी, साहब मुझे आपको कुछ बताना है। यकीन करो मैंने चोरी नहीं की है। मुझे उसकी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए गाड़ी बढ़ा कर ले गया। मैं जानता था कि वारदातें करने वाले फकीर ही होते हैं। पहले घरों पर नज़र रखाते हैं और फिर मौका पाते ही अपना काम कर दिखाते हैं। मैंने अपने घर की सिक्योरिटी सख्त कर दी और अलार्म भी लगवा लिया। ये सब मैंने अनम के कहने पर किया था। वह एक ज़हीन लड़की थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे अपने साथ बिजनेस में लगाऊं, मगर उसने मना कर दिया कि मुझे घर में रहना पसंद है। उस पर मुझे अपनी बहन की बात याद आ गई। वह कहती थी कि देखना है लड़की तुम्हारे बिजनेस पर कब्जा कर लेगी। कितनी गलत सोच थी मेरी बहन की। मेरी बीवी ने तो दफ्तर जाने से ही साफ मना कर दिया था। उसे बस दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था और यही करती थी। वह फकीरनी रोज मेरे रास्ते में आ जाती और मुझे यही कहती कि साहब मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है, मगर मैं उसकी चाल में नहीं आता था। काफ़ी दिन हो गए, घर की तरफ से भी खैरियत थी और चोरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर दूसरे शहर कारोबारी दौर पर चला गया। मगर अगले ही दिन अनम की कॉल आई। वे बहुत परेशान थी। कहने लगी घर में चोर घुस आए थे। गफूर बाबा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वह उसे जख्मी करके चले गए। अब तो सब्र की हद खत्म हो गई। मैंने सोचा कि अब इस फकीरनी की खैर नहीं, उसे तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बुढ़े नौकर को सर पर चोट लगी हुई थी और उसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। मेरे घर में जितना भी बीवी का जेवर था वह सब लूट लिया गया था। मेरी गुस्से की कोई इंतहा न रही और मैं गाड़ी लेकर उस फकीरनी की बस्ती की ओर चला गया। वह मुझे अपने घर के बाहर नजर आई। मैंने जाते ही उसको गुस्से से बोला कि बस अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह हैरान नज़रों से मुझे देखकर पूछने लगी कि मैंने क्या किया है। मैंने उसका बाजू पकड़ा और कहा, ये तो तुम्हें थाने जाकर पता चलेगा। तुमने फिर से मेरे घर में चोरी करने की ज़रूरत कैसे की? वह मुझसे हाथ छुड़ाकर एकदम गुस्से के अंदाज में मुझे देखकर कहने लगी खबरदार, जो मुझ पर तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, पहले भी तुम पुलिस के ज़रिए मेरी तलाशी ले चुके हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला, और अब तुम फिर से मुझे जलील करने के लिए यहाँ आकर मुझे चोर कह रहे हो, जबकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। जाओ पहले अपने घर पर तवज्जो दो, फिर मेरे पास आना। उस फकीरनी की बातों और उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था
कि मैं चुपचाप वापस अपने घर आ गया। मैंने जाकर अपनी बीवी को बताया कि मैं उस वकीलनी को गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, तो मुझे मना करते हुए बोली कि मुझे नहीं लगता कि उस बेचारी ने ये काम किया है। वह तो हमारे घर के सामने बैठी चुपचाप मांगती रहती है और अपने घर चली जाती है। तुम इस बेचारी पर शक मत करो। सिर्फ हमारे ही घर में नहीं बल्कि 2 और घरों में भी चोरियां हुई है। ये कोई बहुत ही चालाक इंसान का काम है। मैं अपनी बीवी की बातों को नहीं सुन रहा था। मेरे दिमाग में तो उस वकीलनी की बातें आ रही थी। उसने मुझे ये क्यों कहा कि अपने घर पर तवज्जो दो, तुम्हारी नाक के नीचे कुछ ना कुछ चल रहा है। उस घर में ऐसा क्या हो रहा था जो मेरी नजरों से ओझल था। मेरे घर में 3 नौकर थे, जिनमें एक तो बीवी का नौकर गफूर बाबा थे और बाकी एक सफाई करने वाली नौकर और एक उसका पति जो माली का काम करता था। एक घर का चौकीदार था, तो क्या मेरे नौकरों में से कोई मुखबरी करता था? अगर ये हुआ तो उस वकीलनी को इस बात की कैसे खबर हो गई? बहुत से सवाल ऐसे थे जिन्होंने मेरा सुकून छीन लिया था। उन दिनों दफ्तर के मामलात में भी मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हालात मेरे खिलाफ हो गए हैं। किसी ने मेरे नकली साइन करके कंपनी के अकाउंट से एक बड़ी रकम निकलवा ली थी और बावजूद कोशिश किए उस फ्रॉड आदमी का पता नहीं चल रहा था जिसने ये हरकत की थी। मैं बहुत टेंशन में था, इसलिए दफ्तर से निकलकर एक रिजॉर्ट में चला गया। वेटर को ऑर्डर करवाते हुए मैं एकदम चौंक कर रह गया, क्योंकि मैंने वहाँ अनम को देखा। वह किसी के साथ थी जिसकी शक्ल मैं नहीं देख सका। वे दोनों दरवाजे से निकल रहे थे। मैं पीछे भागा, मगर तब तक वे गाड़ी में सवार होकर जा चुके थे। मैं हैरान रह गया कि अनम है, किसी के साथ घूमती फिर रही है। मैंने उसी वक्त उसको कॉल करके पूछा कि अभी अभी तुम किसी के साथ होटल से बाहर निकली हो। वह हैरानी से कहने लगी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं तो गफूर बाबा के साथ यहाँ खाना खाने आई थी। आज उनकी सालगिरह है और तुम जानते हो कि मैंने उन्हें कभी नौकरों का दर्जा नहीं दिया, हमेशा अपने बाप की बराबर समझा है। मैं उनकी हर सालगिरह पर उनके साथ यूं ही बाहर खाना खाने आती हूँ। अपनी बीवी की बात सुनकर मेरा दिल डूब गया और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने फिजूल में उस पर शक किया। हालात हर तरफ से इतने ख़राब हो गए थे कि मुझे हर किसी पर शक होने लगा था और खुद पर भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को उस फकीरनी की मालूमात इकट्ठी करने पर लगाया हुआ था। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि इस फकीर औरत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि वह चोर हो सकती है या फिर किसी गैंग के साथ मिली हो। ऐसा कुछ नहीं है। उस बेचारी के घर की तो दाल रोटी ही भीख से चलती है और उस पर उसका बेटा बीमार है। अगर उसने तुम्हारे घर में चोरी की होती तो क्या उसके पास इतनी रकम ना होती कि वह अपने बेटे का इलाज करवा लेती, जिसका मेरे घर होने वाली हरकतों में उस फकीर औरत का हाथ नहीं है। मैं ये सोचने लगा कि फिर मेरे घर में ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इस बार तो मैंने अलार्म लगाए थे और सिक्योरिटी भी बहुत सख्त की थी। उसके बावजूद चोरी कैसे हो गई? मेरा वापस दफ्तर जाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। मेरे घर के बिल्कुल सामने वह फकीर औरत मांग रही थी। मैं उसके पास से जैसे ही गुजरा, अचानक वह कहने लगी, आज रात अपने घर पर छुप जाना और फिर देखना कि क्या होता है। किसी को भी मत बताना कि तुम आज घर पर हो। तुम्हारे सामने सारी हकीकत खुलकर आ जाएगी। ज़रूर कुछ ऐसा था जो वह फकीर औरत जानती थी और मुझे मालूम नहीं था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, मगर उसने इतना ही कहा कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। अब बाकी की खोज तुम्हें खुद करनी है। मैंने उसकी बात पर अमल करने का फैसला कर लिया। शाम हुई तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि आज रात मुझे किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है, तुम घर का ख्याल रखना। मैं घर से बाहर आ गया, मगर फिर दीवार कूद कर दोबारा घर के अंदर चला गया। मैं देखना चाहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में कैसे चोरी की हरकतें हो रही है और मेरे घर का कौन सा नौकर उस सब में शामिल है। मैं ऐसी जगह छुप गया था जहाँ से मैं हर किसी पर नजर रख सकता था, मगर कोई मुझे नहीं देख सकता था। 2-3 घंटे ऐसे ही गुजर गए। मुझे लगने लगा कि मैं उस फकीरनी की बातों में आकर खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। उससे पहले मैं वहाँ से जाता, अचानक मुझे किसी के कदमों के चलने की आवाज़ आई। मैंने छुप कर देखा तो एक काली चादर में कोई शख्स मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। यकीनन वह चोर था और आज शायद वह मेरे कमरे की तिजोरी खोलने का इरादा रखता था। मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया। ये सोचा कि जब तक पुलिस आती है मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि कौन है, कि वह जो भी है मेरी बीवी को नुकसान पहुंचा दे। मैंने स्टोर से एक मजबूत सा डंडा तलाश किया और उसे हाथ में लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। उससे पहले मैं अपने कमरे तक पहुंचता, मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और 2 साए तेज़ी से कमरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़े हैं। उनके हाथों में बैग थे। मैं एकदम बौखला गया कि मैंने तो एक चोर को देखा था, ये 2 चोर कैसे हो गए? मेरे पास हथियार भी नहीं था जिससे मैं वार करता
और हो सकता था उन चोरों के पास पिस्तौल हो। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं पुलिस के आने का इंतजार करता। वे दोनों घर की पिछली तरफ भागे जा रहे थे। उनका इरादा शायद घर के पिछले दरवाजे से भागने का था। मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो वे पहुंचने वाले थे। मैंने उन्हें घर की पिछली तरफ पहुंचने को कहा। जैसे ही वे दोनों चोर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो सामने पुलिस को देखकर हक्का बक्का रह गए और बैग उनके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उनकी शक्ल देख सकूं। जैसे ही मैंने उनके सर से चादर खींची तो मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया। एक तो मेरी बीवी अनम और दूसरा उसके साथ एक जवान लड़का जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं अनम को इस रूप में देखकर कबूल नहीं कर पा रहा था कि उस सब के पीछे वह हो सकती है। मुझे देखकर उसके रंग उड़ गए। वह हाथ छोड़कर मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, ये हमारे घर का मामला है, पुलिस को इस सब में मत लेकर आओ। उसी वक्त वह औरत भी चली आई। मुझे कहने लगी कि साहब देख लिया, तुम मुझ पर चोर होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। असल चोर तो तुम्हारी बीवी है जिसने तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत में भी खयानत की है। तुम्हें उनके बैग देखकर लग नहीं रहा कि दोनों घर से भागने वाले थे। मैं तो गिरने वाला हो गया था। चोरी की बात होती तो मैं शायद उसे माफ भी कर देता, मगर वह तो मुझे धोखा दे रही थी। मैंने अनम को थप्पड़ मारते हुए कहा कि धोखेबाज औरत, क्या है ये सब? कौन है ये लड़का? सच सच बताओ मुझे। वह कहने लगी कि आर्यन है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमारा ये तरीका वारदात है कि मैं किसी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाती हूँ और उससे शादी कर लेती हूँ। फिर मैं आर्यन को एक बुढ़े 50 साल नौकर के रूप में अपने घर में दाखिल कर लेती हूँ। मेरे पति को लगता है कि ये तो एक बुढ़ा नौकर है, उससे उसकी बीवी और घर को क्या खतरा होगा, इसलिए हमें खेल खेलने का मौका मिल जाता है। अब तक घर में जितनी भी चोरियां हुई है वह हम दोनों ने मिलकर ही की है। मैं अलार्म बंद कर देती थी, फिर हम सब कुछ समेट कर उस घर से फरार हो जाते थे। आज हमारा प्लान था कि हम सब कुछ लूट कर हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। अनम की हकीकत जानकर मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसकी जान ले लूंगा। उसने मेरे एतबार और मोहब्बत को ठेस पहुंचाई थी। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई और मैं उस फकीरनी की तरफ बढ़ा और उसका शुक्रिया अदा किया। वह कहने लगी कि बहुत बीमार है, साहब मुझे माफ़ कर देना, एक गलती मेरी भी है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इस दिन तुम्हारे घर में चोरी की नीयत से आई थी। लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारी बीवी अपने इस आशिक के साथ मिलकर पहले ही घर का सफाया कर रही है। तुम्हारी बीवी ने मुझे देख लिया था, इसलिए मेरा मुंह बंद करने के लिए वो उस दिन बस्ती में मुझे पैसे देने के लिए आई थी। मैं अगर पैसे ना लेती तो उसने मुझे धमकी दी थी कि वह मुझे जेल करवाएगी, इसलिए मैं मजबूर हूँ चुप रही। अगर फिर मैंने सोचा कि मेरा चुप रहना गलत है, इसलिए मैंने तुम्हें आज घर पर रहने को कहा, क्योंकि जब तुम घर से बाहर होते थे उस दिन वह लोग चोरी करते थे। सब कुछ जानकर मैंने उस फकीरनी को उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे दे दिए और पुलिस को कहा कि अनम और उसके साथी को कड़ी सजा दे। अब मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।